नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एससीईआरटी बेस भूगोल का 7वां क्लास है। आज का जो क्लास है कक्षा 8 पे आधारित है, जिसका कि यह पहला पार्ट है। कक्षा 6 और 7 के भूगोल को हमने देख लिया है, तो आज हम लोग कक्षा 8 के भूगोल को देखेंगे। तो अगर चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत में हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों से संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु और वस्तु और पदार्थ जो होते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। संसाधन के मूल्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके हैं, जैसे कि आर्थिक मूल्यों के रूप में देखा जाए तो लकड़ी का फर्नीचर बनाकर, सौंदर्यात्मक मूल्यों के रूप में देखा जाए तो जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में बनाकर, कानूनी मूल्यों के रूप में देखा जाए तो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पर कानून बनाकर, नैतिक मूल्य के रूप में देखा जाए तो संसाधनों को संरक्षित करके। ये आपके संसाधन के मूल्य अभिव्यक्ति करने के प्रमुख तरीके हैं। अब यहाँ पे होता है कि संसाधन मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है कि प्राकृतिक संसाधन। तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि जीव जंतु, वस्तुएं, पदार्थ, ठीक है, भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव जंतु, पवन, सूर्य प्रकाश। तो ओवरऑल की जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दूसरा होता है मानव संसाधन। तो मानव एक ऐसा संसाधन है कि जो संसाधनों का निर्माण करता है और संसाधनों का उपयोग भी करता है। तो मानव संसाधन स्वयं भी है और वह संसाधनों का निर्माण भी करता है और संसाधनों का उपयोग भी करता है। और अगला आपका तीसरा कहता है कि मानव निर्मित संसाधन। तो मानव अपने दिमाग से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन लाकर करता है, जैसे कि भवन, सड़क, पुल इत्यादि। जैसे कि मिट्टी का हमने स्वरूप बदल के ईंट बना दिया और ईंट से हमने क्या कर दिया, भवन बना दिया। तो ये मूल रूप से संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। आगे देखते हैं इसके अलावा कुछ अन्य संसाधन हैं, जैसे कि आपने सुना होगा वास्तविक संसाधन। तो वास्तविक संसाधन उन संसाधनों का आता है कि जिनकी कुल मात्रा निश्चित होती है। इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीकी सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि झारखंड में जो प्राप्त अभ्रक है, तो हमें उसकी मात्रा निश्चित हो गई है और उस अभ्रक का उपयोग हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। दूसरा है कि संभाव्य संसाधन। तो उस संसाधनों को कहा जाता है जिसकी कुल मात्रा निश्चित या ज्ञात नहीं होती है, वर्तमान समय में इसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है, जैसे कि लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, ठीक है, केरल में पाए जाने वाला थोरियम। ये सब संभाव्य संसाधन है, इनकी मात्रा भी हमें निश्चित प्राप्त नहीं है कि कितने मात्रा में है और अभी उनका हम उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के संसाधनों का हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। अगला है कि नवीकरणीय संसाधन। तो वैसे संसाधन या वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः प्राप्ति जो है प्राकृतिक रूप से हो जाती है, मतलब कि यह कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, जैसे कि सूर्य, पवन, जल, ठीक है, यह प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं और इनकी पुनः प्राप्ति कर ली जाती है। इनसे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार के संसाधनों को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का वो होता है कि इनकी मात्रा क्या है, सीमित है और एक निश्चित समय बाद ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और इन्हें फिर से बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वे संसाधन जिनकी मात्रा निश्चित है, जिनको पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार के संसाधनों को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि लोहा, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। आगे आता है कि वे संसाधन जो एक निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, स्थानीय संसाधन कहे जाते हैं, जैसे कि कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम। तो स्थानीय संसाधन किसे कहते हैं कि एक स्थान विशेष पर पाए जाने वाले संसाधनों को स्थानीय संसाधन कहते हैं। अगला है कि समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। और भारत का जो है कि समुद्र क्षेत्र के अंदर 200 किलोमीटर तक का जो अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। आगे की पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का 29% भाग पे ही भूमि है, बाकी 71% क्या है, जल है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती अच्छी की जाती है। भूमि उपयोग निम्नलिखित वर्ग हैं, मतलब भूमि उपयोग के निम्नलिखित वर्ग हैं, जैसे कि पहला आपका कि वन क्षेत्र भूमि, और दूसरा आपका आता है कि कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, जिसके अंतर्गत मतलब कि आपसे अगर पूछा जाए कि भूमि उपयोग के कुल कितने वर्ग हैं, तो भूमि उपयोग के कुल 5 वर्ग हैं। पहला आपका आता है कि कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध की गई भूमि, और आपका
इसके इस प्रकार से मतलब कि जो कृषि कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है, तो इसमें दो प्रकार की होती हैं। एक तो बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि होता है कि जिसमें हम किसी प्रकार की खेती नहीं कर पाते हैं, और दूसरा कि हमारे पास तो भूमि तो होती है लेकिन उस पर हम सड़क बना देते हैं, मकान बना देते हैं, तो उस प्रकार की भूमि पर भी हम कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं। तो पहला हो गया कि कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। दूसरा है कि वन क्षेत्र की भूमि, तो वन क्षेत्र की भूमि पर भी हम खेती नहीं कर सकते हैं। तीसरा है परती भूमि। तो परती भूमि भी दो प्रकार की होती है। एक होता है कि चालू परती भूमि, चालू परती भूमि कि जिसमें खेती लगभग अभी हाल ही में 1 साल से नहीं की जा रही होती है, उसे हम चालू परती भूमि कहते हैं। और दूसरा होता है कि अन्य परती भूमि कि जिस पे खेती लगभग 1 वर्ष या उससे अधिक अर्थात 5 वर्षों से खेती नहीं की जाती, उसे हम अन्य परती भूमि कहते हैं। तो चालू परती भूमि कि जिस पे खेती लगभग 1 साल से नहीं की गई है, और अन्य परती भूमि जिस पे खेती 1 साल से 5 साल के बीच में नहीं की गई है। अगला है कि अन्य कृषि अयोग्य भूमि में अस्थायी चारागाह की भूमि एवं बंजर भूमि आते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि उसे कहते हैं जिस भूमि पे 5 वर्ष या उससे अधिक समय से खेती नहीं की गई हो। ठीक है। और पांचवा आता है आपका शुद्ध बोई गई भूमि। तो आपसे पूछा है कि भूमि के उपयोग के आधार पर भूमि को कुल कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। वन क्षेत्र की भूमि, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, परती भूमि, अन्य कृषि योग्य अयोग्य भूमि, और आपका शुद्ध बोई गई भूमि। आगे आता है कि फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का काफ़ी हद तक प्रयोग हुआ है, जिसके कारण मिट्टी अपनी गुणवत्ता धीरे धीरे समाप्त करती जा रही है। और इसी स्वाभाविक गुण को, जिससे कि मिट्टी की अब गुणवत्ता समाप्त हो रही है, उसी को भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। भूमि निम्नीकरण को कम करने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला कि भूमि का उपयोग नियोजित तरीके से हो। दूसरा है कि वन क्षेत्रों को बढ़ाया जाए। तीसरा है कि जैविक कृषि पर बल दिया जाए। चौथा है कि मरुभूमि को सीमांत मतलब कि मरुभूमि के सीमांत, जहाँ पे मरुभूमि समाप्त हो रही है, वहाँ पर क्या किया जाए? झाड़ियाँ लगाई जाए। अगला है कि भूस्खलन को रोकने के लिए पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण हो। और अगला है आपका कि तटवर्ती क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। तो ये है आपका भूमि निम्नीकरण को कम करने के उपाय। आगे है कि मृदा संसाधन भी कहा जाता है, क्योंकि मृदा से हम खिलौने बनाते हैं, मृदा से हम घर बनाते हैं, मृदा में विभिन्न प्रकार की हम खेतियाँ करते हैं, मृदा में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। तो मृदा खुद में अपना एक क्या है? संसाधन है। अगला है कि मृदा के कुल 4 स्तर होते हैं। अगर हिंदी में आप पढ़ेंगे तो अ ब स द आता है। ठीक है। और इंग्लिश में आपका ABCD करके आता है। तो मृदा के कुल 4 स्तर होते हैं। ठीक है। अगला है कि उर्वरता के आधार पर मृदा दो प्रकार की, अगर मृदा के वर्गीकरण की बात की जाए तो वह निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला होता है कि उर्वरता के आधार पे, तो उर्वरता के आधार पर मृदा दो प्रकार की होती है। पहला होता है कि उर्वर भूमि और दूसरा होता है बंजर भूमि। अगला है कि गठन या संरचना के आधार पर मृदा कुल आपकी 4 प्रकार की होती है। पहला होता है बलुई मिट्टी, दूसरा चिकनी मिट्टी, तीसरा दोमट मिट्टी, और चौथा होता है बादामी मिट्टी। और रंग के आधार पर मृदा 3 प्रकार की होती है: लाल मिट्टी, काली मिट्टी और भूरी मिट्टी। आगे है कि मृदा अपरदन के रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं। सबसे पहले कि पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च रेखीय खेती प्रारंभ करके। दूसरा है कि पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करके। तीसरा है कि बंजर भूमि पर बाट लगाकर। चौथा है आपका कि फसल चक्र की तकनीकी अपनाकर। पांचवा है जैविक खाद का प्रयोग करके। छठा है कि खेती में बेसिक तौर पे वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर। आगे की भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम, और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है वह है मध्य प्रदेश। विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के समीप पाए जाने वाले सदाबहार वनों को सिल्वास कहा जाता है। बेसिक तौर पे अगर देश की बात की जाए तो ब्राज़ील में सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है? सिल्वास कहा जाता है। आगे की 1970 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में स्थित है, और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है, इनके द्वारा संकट में घिरी पादप प्रजातियों के लिए एक सूची तैयार की जाती है, जिसे रेड डाटा बुक नाम दिया जाता है। आगे के विश्व में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 3,70,000 करोड़ टन है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट लोहा के प्रमुख अयस्क हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत अग्रणी है विश्व में। भारत में तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र की अगर बात की जाए तो झारखंड का सिंह भूमि, हजारीबाग, पलामू, राजस्थान का खेतड़ी और मध्य प्रदेश का बालाघाट है। भारत में अभ्रक की अगर बात करें तो झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग और बिहार के मुंगेर से प्राप्त होता है। बॉक्साइट उत्पादन के लिए गुजरात का जामनगर प्रसिद्ध है। कोयला उत्पादन में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का चौथा स्थान आता है।
कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे अच्छा कोयला माना जाता है वो होता है एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें कार्बन 90% से ऊपर होता है। दूसरे स्थान पे आता है बिटुमन कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक होती है। तीसरे स्थान पे आता है जो है लिग्नाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 50 से 70% तक होती है। और चौथे स्तर की जो कोयला आती है उसे हम पिट कोयला कहते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है। अगला है कि भारत में कोयला गोंडवाना समूह एवं टर्शियरी युग के चट्टानों में पाया जाता है। कोयला भंडार का 98% हिस्सा जो है वो गोंडवाना समूह के चट्टानों से मिलता है। आगे कि भारत में पेट्रोलियम पहली बार पेट्रोलियम का जो पता लगाया गया था 1866 में लगाया गया था, और पहला तेल शोधक कारखाना 1890 में डिगबोई, असम के डिगबोई में लगाया गया। उसके बाद 1959 में गुजरात के खंभात में, और उसके बाद 1975 में मुंबई के या महाराष्ट्र के मुंबई हाई में। तो सबसे पहले असम के डिगबोई में, कहाँ पर 1890 में, और पता कब लगाया गया था 1866 में। आगे की भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। असम का डिगबोई, अरुणाचल प्रदेश का हुगड़ीजन और नागालैंड का रुद्रसागर जो है प्रमुख तेल के उत्पादक केंद्र हैं। आगे की अगर बात करें तो देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था, और भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र 1955 में तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो ये इकाई 1 रहा। अब इस इकाई 1 से जो संभावित प्रश्न हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है, तो आपका सही ऑप्शन होता है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो हवाई जहाज मानव निर्मित संसाधन है, न कि प्राकृतिक संसाधन है। आगे कि केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन है, तो मैंने बताया अभी कि केरल में जो थोरियम है उसका अभी मात्रा निश्चित नहीं है, और उसका वर्तमान समय में कोई उपयोग भी नहीं किया जा रहा है, इसलिए यह संभाव्य संसाधन है। अगला है कि संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो संसाधन निर्माण के लिए तकनीकी भी आवश्यक है, आवश्यकता भी है, ज्ञान भी है। तो इस प्रकार से आपका डी वाला घ वाला ऑप्शन सही होता है कि संसाधन निर्माण के लिए उपयुक्त सभी चीज़ों की आवश्यकता है। आगे कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल है, तो पृथ्वी का 29% भाग स्थल और 71% भाग जल है। आगे कि विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है, तो बेसिक तौर पे विश्व में सघन जनसंख्या मैदानों में मिलती है। आगे कि भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है, तो भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े जो होता है वो भू राजस्व विभाग रखता है। अगला है कि भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं, तो मैंने आपको बताया कि भूमि उपयोग के कुल 5 प्रमुख वर्ग हैं। आगे कि मृदा के कुल कितने स्तर पाए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में अगर कहा जाए तो A, B, C और D, और हिंदी में कहा जाए तो अ, ब, स, द। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 हैं, तो आपका सही ऑप्शन होता है ग। अगला है कि समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम लोग समोच्च रेखीय खेती करते हैं। आगे के रासायनिक दृष्टिकोण से जल किसका संयोजन है, तो जल में आप देखते हो H2O, तो H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगला है कि इनमें से कौन एक महासागर नहीं है, तो आपको पता है कि अंटार्कटिका जो है महाद्वीप है, न कि महासागर है। आगे है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में मिलता है, तो मैंने बताया कि प्रतिशत की दृष्टि से पूछे तो मिजोरम, और वन क्षेत्र की दृष्टि से पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। अगला है कि विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं, तो 10 लाख वनस्पतियां विश्व में लगभग मिलती हैं। आगे है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो इन सारे राज्यों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, क्योंकि एक निश्चित समय में ये पौधे अपने पत्तों को गिरा देते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा उभयचर जीव है, तो कछुआ जो है यह एक उभयचर जीव है। आगे कि इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ। अगला है कि रेड डाटा बुक क्या है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें बेसिक तौर पे विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची तैयार की जाती है, तो आपका सही होता है क। अगला है कि देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल कितनी है, तो वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल 104 है। अगला है कि खनिज को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो मूल रूप से खनिज को 2 भागों में बांटते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अगला है कि हेमेटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है, तो हेमेटाइट जो है वह लोहा का प्रमुख अयस्क है। अगला है कि रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है, तो अगर रोडोनाइट की बात की जाए तो रोडोनाइट जो है वह मैग्नीज का अयस्क है।
अगला है एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है, तो एल्युमिनियम की अगर बात की जाए तो वह बॉक्साइट से प्राप्त होता है। अगला है कि बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है, तो बायोटाइट जो है वह मैग्नीज का एक प्रकार है। आगे है कि गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं, तो बेसिक तौर पे गोंडवाना कालीन चट्टानों में कोयला के भंडार मिलते हैं। अगला एक कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है, तो मैंने बताया कोयला का सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइट है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक पाई जाती है। अगला एक सिगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो सिगरौली जो है वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है और इसका मूल विस्तार किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। अगला है कि हुगड़ी जन किसके उत्पादन, हुगड़ी जन में किसका उत्पादन होता है, तो हुगड़ी जन में बेसिक तौर पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। अगला आपका कि पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है, तो पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र लांबा है और यह लांबा पड़ता है गुजरात में। अगला है आपका कि पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पूगा घाटी जो है भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये इकाई 1 के ठीक है आपके क्वेश्चन और आंसर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।